तो यार आज जो है हम लोग तीसरा सीट जो है चालू करने वाले हैं, ठीक है। और इस सीट में आज जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तीसरा सीट है, बाकी 2 गो सीट का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। यहाँ पे आई बटन पर हम प्लेलिस्ट का लिस्ट दे देंगे, जहाँ पे क्लिक कर दिए आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, प्लीज़ आप लोग जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए आप लोगों के साथ शुरू कर देते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बहुत ही खास क्वेश्चन है यार, तो आओ सॉल्व करते हैं। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या यार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है तो इसकी परिधि यानी कि जो घेरा है इसकी लंबाई जो है वो 2πr होती है, ठीक है। और इसी का जो वैल्यू दिया है 462 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 462 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, आप लोग को हम बताए थे कि अगर r का मान 7 हो तो 2πr का जो मान है वो 44 होता है और πr² का मान 154 होता है। कहने का मतलब है त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 2πr का वैल्यू जो है 44 है और यहाँ पे दिया है क्या चीज़, 2πr का वैल्यू 462। तो अगर आप लोगों से हम पूछेंगे कि 444 का जो है 462 कितना गुना है, तो आप लोग निर्धारक रूप कहेंगे कि 10.5 गुना। कैसे पता किए, तो देखिए 462 को थोड़ा सा तोड़िए। तो 462 को हमने 2 भागों में तोड़ा, क्या चीज़, एक तो 440 और फिर एक 22। 440 में अगर 22 को जोड़ेंगे तो 462 आता है। कहने का मतलब क्या है जी, 44 का ही 10 गुना हुआ और 44 का ही आधा हुआ, तो आधा का मतलब 0.5, तो 10 गुना प्लस 0.5 यानी कि 10.5 गुना हुआ। ये माइंड में सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना, कैलकुलेशन जितना भी है माइंड में कीजिएगा। हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, कैसे, तो इसको तोड़ लिया था माइंड में ही, लिखने का जरूरत हमको नहीं था, ठीक है, लेकिन लिख के आपको समझा दिए। अगर ऐसे भी समझ में नहीं है तो 44 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा, 10.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं जी थोड़ा सा। तो 44 का 10.5 गुना है, तो कहने का मतलब त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या भी 10.5 गुना होगा, ठीक है। ये बात आप लोग हम रटवा चुके हैं कि जितना गुना ई वाला लगा उतना ही गुना ई वाला होगा, और क्षेत्रफल जो है उसके स्क्वायर के गुना में बढ़ता है, ठीक है। तो 10.5 गुना क्या होगा, 10 × 7 = 70, ठीक है, और 7 × 5 = 35, 7 × 5 कितना होगा जी, 35। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 73.5 हो जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव के बाद जाइए तो 35 में तो है, समझ रहे हो ना, थोड़ा समझिए ध्यान से कैसे कैलकुलेशन किए। 7 में 10 से गुना किए तो 70, आप प्लस में 0.5 में 7 से गुना करेंगे तो 3.5 होगा, ठीक है। 7 × 5 = 35, तो 1 अंक के बाद दशमलव जाए तो 70 में 3 जोड़ेंगे तो 73.5 आएगा। गुना करने आपको आना चाहिए, मेंटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया है यार, इसके लिए लाइक कर देना यार, लाइक कर देना। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। द्विघात बहुपद x², ठीक है, क्या दिया है जी, x² + 3x + 2 के शून्य कहें, शून्य कौन सा होगा, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका है कि ऑप्शन देखिए और अटैक कर दीजिए, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन ए में दिख गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, तो समझिए जी। सबसे पहले आप लोग x² के गुना में जो है और अचर पद है, इन दोनों गुना कर लीजिए। x से गुना में क्या है जी, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। बीच वाला पद को लीजिए, तो बीच वाला कितना है जी, 3 है। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर 3 आना चाहिए, गुना करने पर 2 आना चाहिए। तो क्या चीज में तोड़ेंगे जी, तो आप लोग चिल्ला के कह दिए होंगे 2 और 1 में। कहने का मतलब क्या है जी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। करना अब कुछ नहीं है, बस आप लोग का आंसर आ चुका है। देखिए x² का जो गुना में होता है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मिटा लेंगे हम लोग। ये माइंड में सोच लिए रहेंगे कि 1 से भाग देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आज चिन्ह को बदल देते हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में होता पहले से तो प्लस में कर लेते हैं। मेरे बात को आप लोग समझ गए। तो यानी कि आंसर जो है -2 और -1 आने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही है।
तो द्विघात समीकरण को माइंड में सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है, कि बीच वाला को दो भाग में ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर जो है अचर पद के बराबर आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए, इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, एक से सारे गुना में जो रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यही एक तरीका होता है माइंड में सॉल्व करने का। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही है। तो आप चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा पूछा यार, तो बनाइएगा ना। देखिए बहुलक का है, क्या कहा है जी, बहुलक। डाटा क्या दिए, तो 3 दिया है, फिर 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है। तो देखिए इसमें अधिकतर बार कौन आया है जी, 3 ही आया है, मैक्सिमम 4 बार आ गया। बाकी कोनो संख्या जो है वो यहाँ तक रिपीट भी नहीं किया, लेकिन ये 4 बार आ गया, तो 3 ही सबसे अधिक बार आया है। तो इसकी बराबरता क्या हो, बराबरता कर रहे हैं, बहुलक क्या हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुलक हम कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया होता है। तो 3 अधिक बार आया है, मतलब कि बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। उम्मीद है टिक कर लिए होंगे। अगला देखते हैं जी, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्योंकि रटने वाला क्वेश्चन है। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा जी। तो सेक 30 जो है आप लोग कहेंगे डायरेक्टली कि ई cos 30 का उल्टा होता है। और cos 30 का जो मान आप लोग को याद करवाया गया है वो क्या है जी, तो √3/2। तो मतलब यही है कि 2 ऊपर जाएगा और 3 जो है नीचे आएगा, तो ये सेक 30 का मान बन जाएगा। क्योंकि सेक जो है cos का उल्टा होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है जी, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो 2/3 आपकी ऑप्शन जो है बी में दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अगला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 5वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है यार। तो नीचे कमेंट कर देना इसका आंसर क्या कर रहा है, बता दिए, बहुत पहले बता दिए, ठीक है। जो 200 क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें एक क्वेश्चन ये बात था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो कि समान अमाप हो। अमाप मतलब उसका साइज, ठीक है, साइज। यहाँ पे आकार मतलब शेप, उसका जैसे त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है ये पूछ रहा है, ठीक है। अमाप का मतलब उसका भुजा का साइज क्या है, इस टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्वांगसम कब कहा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जो है सी टिक आउट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों जब होगा, देखिए 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहने का मतलब थोड़ा समझिए है, 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल होगा। यानी कि इसको उठा के इस पर रखे तो इसको पूरा पूरा ढक ले, और इसको उठा के इस पर रखे तो इसको भी पूरा पूरा ढक ले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा जी, सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब इसका तीनों कोण बराबर हो, ठीक है, एक दूसरे के, और साथ ही तीनों भुजा भी क्या हो जी, बराबर हो, तब ये त्रिभुज क्या होगा जी, सर्वांगसम होगा, ठीक है। लेकिन समरूप के लिए कंडीशन अलग होता है, तीनों कोण तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन जो सर्वांगसम होता है कि ये तीनों भुजा बराबर हो, ये समरूप में नहीं होता। समरूप में होता है कि इसके भुजा अनुपातिकतः बराबर है, यानी कि इसके बटा में ए वाला हो, इसके बटा में ए वाला हो, इसके बटा में ए वाला हो, और तीनों आपस में अनुपात बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या करें, समरूप कहलाएगा। तो समरूप के लिए शर्त अलग होता है, सर्वांगसम के लिए शर्त अलग होता है। सर्वांगसम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि आकार भी सेम होना चाहिए, और क्या चीज, अमाप भी सेम होना चाहिए, यानी कि साइज भी सेम होना चाहिए। तो उम्मीद है ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फॉर्मूला है मस्त सा है। कह रहा है कि tan a बराबर होगा। अब देखिए टोटल ऑप्शन जो देखिएगा तो इसमें सेक के रूप में दिया है, और ऑप्शन डी जो है वो कॉसेक के रूप में दिया है। तो tan का रिलेशन सेक से स्पष्ट रूप से आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं जी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कहने का मतलब यही है कि tan स्क्वायर जो थीटा है, अगर हम देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिए, सेक स्क्वायर थीटा इधर लिख लेते हैं, और 1 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। हमको tan स्क्वायर का ही tan का मान निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये रूट आ जाएगा, यानी कि आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा हम लिखे तो आप लोग के जो क्वेश्चन में ए दिया है, तो एंगल क्या दिया है जी, ए, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख लेंगे, यानी कि आप लोगों का जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वहीं पर थाली
ताली बजाइए तो एक बार। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपने ऑप्शन देखा होगा तो ऑप्शन डी टिक आउट कर दिए होंगे। काहे से कि जो देखिए त्रिज्या का अनुपात होता है, आप लोगों को समझा चुके, बहुत वीडियो मैंने बहुत सारा जो वीडियो बनाया है इसके पहले उसमें एक कंसेप्ट बताए हुए हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। क्या बताए थे जी, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो क्या होता है जी, क्षेत्रफल के अनुपात में जो अगर जाते हैं त्रिज्या से क्षेत्रफल पर जाते हैं तो स्क्वायर करना पड़ता है। ये बात आप लोगों को बताए थे, जैसे त्रिज्या का जो अनुपात होगा अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना चाहे तो क्या करना पड़ता है हमको जी, स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी, स्क्वायर। ए मतलब एरिया होता है। तो अगर व्यास कहा है तो त्रिज्या का दुगुना ही तो होता है, लेकिन अनुपात जैसे ही निकालेंगे तो ये तो 2 से क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। यानी कि व्यास का भी अनुपात और त्रिज्या का अनुपात जो भी रहेगा हमको निकालना क्या है जी, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग कहें व्यास का अनुपात कहें और चाहे त्रिज्या का अनुपात कहें, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर दीजिएगा जी, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो व्यास का अनुपात क्या दिया जी, 9:7 में दिया है, तो इसका क्या चीज क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा जी, तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि आप लोग के ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है टिक कर लिए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है जी कि निम्न में अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है, तो आप लोगों ने जैसे ही 10 को देखा होगा, रूट में 10, तो आप लोगों ने सोचा होगा 10 है तो कोनो वर्गमूल नहीं होता, तो मार दो अपरिमेय, छोड़ो इसको, तो ये वाला तो नहीं होगा। अपरिमेय नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ये देखिए जो बी है उसमें क्या दिया है जी, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसमें 24 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलता। 25 का वर्गमूल होता है लेकिन 24 का वर्गमूल नहीं होता, यानी कि इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी रूटे में बचेगा, मतलब अपरिमेय होगा। 35 को देखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, मतलब ये रूट में ही रह जाएगा, मतलब अपरिमेय है। लेकिन जैसे ही आपका नजर ऑप्शन डी पे पड़ा होगा उसमें क्या है जी, तो रूट अंडर 121 है, और आप लोग का दिमाग जैसे ही 121 को पढ़ा होगा तो टिक आउट क्या होगा, इसका वर्गमूल तो 11 होता है, तो ऑप्शन डी मार दो ना यार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या सही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा है जी, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय ही तो होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो कहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। ठीक है, तो 5, 15 और 20 के लौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा जी, 5, 15, 20 ये तीनों क्या चीज से कटता है, सबसे बड़ा संख्या क्या है जिससे कट जाता है, तो यानी कहेंगे आप लोग 5 से तीनों कटेगा, मतलब एचसीएफ इसका 5 है। एलसीएम क्या है जी, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा से छोटा संख्या बताइए जो संख्या इन तीनों से कटता हो, तो आप लोग चिखते चिखते कह दीजिएगा कि 60 होगा। 60 जो है सबसे छोटा संख्या है जो है तीनों से कट जाता है, 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, मतलब कि एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा है, तो 5 और 60 का अनुपात निकालेंगे तो 5 से एक बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, यानी कि 1:12, जो कि आप लोग के ऑप्शन, अच्छा लौसा अनुपात मौसा का है। ठीक है, तो एलसीएम को पहले रखेंगे, तो एलसीएम का अनुपात 12 है और एचसीएफ का अनुपात कितना है जी, 1 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहले एलसीएम दिया है, बाद में एचसीएफ दिया है, लौसा पहले मौसा बाद में। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाएं, तो अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर में क्या कहा जाए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोण ए कितना है जी, 90 डिग्री। तो हम लोग चित्र बना लेते हैं, इसमें हम लोग ए को क्या बना देंगे जी, 90 डिग्री पर रख लेंगे। क्लियर है मेरा बात। कहा है कि BC 13 है, तो देखिए बाकी जो 2 बचेगा वो क्या बचेगा जी, BC ये 13 है। ठीक है, और AB जो है कितना है जी, AB 12 है। तो पूछा है AC का मान क्या होगा ठीक कर लिए हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग 200 क्वेश्चन जो है देख लिए होंगे तो इसका आंसर आप लोगों ने 5 टिक आउट बहुत पहले कर दिया होगा। यार हम तो क्वेश्चन बिना मतलब का पढ़ दिए, ये तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखते देखते टिक आउट होना चाहिए था ऑप्शन सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए, सबको ट्रिपलेट्स लगता है और 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट्स होता है। क्लियर है, तो यार टिक आउट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या चाहिए, वो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसमें चुनना है कौन है। तो रूट अंडर 7 को देखे होंगे तो कहेंगे बाकी तो रूट अंडर 7 जो है अपरिमेय है, छोड़ो इसको। देखिए बी नंबर जो है रूट अंडर 3 ऊपर ऊपर दे दिया, कटने वाला है ही नहीं, इसको भी छोड़ देंगे, कहेंगे तो अपरिमेय बा, छोड़
अगला सी जो है देखिए रूट अंडर 2/√5 है, ये तो देखिए 2 और 5 तो कभी कटेगा नहीं, ठीक है, तो नहीं कटेगा, रूट में है तो ये भी अपरिमेय है, तो बिना देख ले ऑप्शन डी को टिक आउट कर दीजिएगा। लेकिन हम समझा देते हैं कैसे ऑप्शन डी परिमेय कैसे होगा। तो देखिए जो रूट अंडर 75 है अब बटा में रूट अंडर 48 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 75 बेटा 48 बेटा 48, ठीक है। आगे देखते हैं जी, 3 से कटेगा तो क्या होगा, 3 से 25 बार में कटेगा और 3 से 16 बार में कटेगा। और अब आप लोग देख लिए होंगे कि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि परिमेय हो गया, यानी कि ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही था। ये माइंड में ही कटा लिए थे, 3 से हम 25 बार में और 3 से 16 बार में, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5/4 यानी कि परिमेय हो गया, खत्म, कहानी वहीं पे समाप्त था, ठीक है। और वहीं पे क्या ऑप्शन तो 3 को जो पहले देखे वो कहा था जी सब अपरिमेय था, मतलब चौथा परिमेय पक्का होगा, तो उसको टिक आउट करके आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, जो दोनों संख्या है वो रूट में दिया, रूट में 3 और रूट में 5, तो आप लोग क्या कहेंगे जी, चिल्ला के कहिए, अरे चिल्ला के कहिए ना महाराज, क्या आप लोग वीडियो देखते हैं खाली चिल्लाते बुलाते नहीं, थोड़ा चिल्लाइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर लीजिएगा, किसका जी, 12, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसका जो दशमलव में मान निकालते हैं तो क्या होता है, माने कि अपरिमित रूप से का चीज रिपीट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यार आप लोग कंसेप्ट बताए थे कि शांत किसका होता है जी, तो शांत आप लोग चिल्ला चिल्ला कहिएगा, जिसके बटा वाला जो संख्या है वो 2 के पावर 5 मतलब 2 के पावर m अगुने 5 के पावर n के रूप का होगा। अगर इसके रूप का है तो शांत होगा, अगर इसके रूप का नहीं है तो क्या होगा जी, अशांत होगा। तो देखिए पहले का ऑप्शन जो है 105 दिया है, इसके बटा में कितना दिया जी, 105 दिया है, 17/105, ठीक है। तो 105 जो है ये आप लोग तुरेंगे तो क्या होगा जी, 21 का 5 गुना होगा। कहने का मतलब देखिए 21 होता है, 3 7 21 होता है, यानी कि 3 7 5 के रूप में टूटा है, तो हमको तो 5 और 2 के अलावा कुछ और चाहिए नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी कि ये शांत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, है जो बी है ऑप्शन, इसमें 77/210 दिया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको हर वाला संख्या देखिएगा तो परिमेय संख्या के मानक रूप में देखिएगा। मानक रूप किसको कहते हैं थोड़ा समझिए, जो कटा लेने के बाद, यार माछी मुझे परेशान कर रही है, तो ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं क्या हम, कोई बात नहीं, माछी को भी पसंद आ जा रहे हैं, देख रहे हो यार छोड़ो नहीं कुछ कहेंगे। 77/210, ठीक है। इसको देखिए 7 से कटाएंगे तो परिमेय संख्या का मानक रूप में बदल जाएगा, 11 7 77 और 30 7 210, ठीक है। तो इस 7 से कटाने पर इतना बार में आएगा। अब ये परिमेय संख्या का मानक रूप में बदल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, ठीक है, यानी कि अब कटने वाला ही नहीं है। तब 30 को थोड़ा सा अगर देखिएगा आप लोग, तो आप लोग कहिएगा कि 2 गुने 3 गुने 5 के रूप में इसका फैक्टर आएगा, यानी कि इसमें 3 जो है शामिल है। कैसे हम किए, 2 3 6 5 30, ठीक है। तो 3 हमको नहीं चाहिए, हमको खाली 2 और 5 चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला सी देखिए 88, 15/88 दिया है, ठीक है। तो 15/88 का मतलब क्या हुआ जी, 11/88, ठीक है। ये कटने वाला नहीं है, तो इसमें 11 आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये भी परिमेय नहीं होगा। मतलब देखिए शांत नहीं होगा, मतलब 3 को ऑप्शन जो है ये शांत नहीं है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, शांत ऑटोमेटिक होगा। देखिए कैसे, जो नीचे इसके बटन में दिया है 160 दिया है, तो 160 क्या होगा जी, तो 16 जो होगा आप लोग चिक चिक कर कहेंगे कि 2 के पावर 4 होता है, और एगो 0 बनाने के लिए एगो 2 एगो 5 लगता है, यानी कि 2 के पावर 5 और गुने 5 होता है। कहने का मतलब क्या है जी, 2 के पावर 5 मतलब 32, अब 32 25 160, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 5 के रूप में है, मतलब क्या है जी, ये शांत है, ठीक है। 2 और 5 के रूप में ही हमको चाहिए था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे, बहुत पहले टिक आउट कर लिए होंगे, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ खास क्वेश्चन है, दीदी देखिए क्या कह रहा है जी, 2.121121112, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से समझिए थोड़ा सा, इसमें हम देखें पहले शुरू में तो 121 दिखा, फिर 121 दिखा, लेकिन 121 यहाँ पे है और यहाँ पे एक एगो एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 121 का पैटर्न तो बनेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन बीच में एगो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, तो इधर बीच में एक्स्ट्रा 1 नहीं था, इधर है, तो मतलब ये इसका पैटर्न मेरे ख्याल से फिक्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये अपरिमेय होगा, यानी कि इसको P/Q के रूप में चेंज नहीं कर सकते। अगर रिपीट करता है, यहाँ भी कोई 1 आया होता
तो हम लोग कह देते का इसको पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फिक्स हो जाता है, 3 3 को 1 आ जाता, ठीक है, मतलब क्या होता है पैटर्न फिक्स हो जाता। तो यानी कि हम कह देते कि ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर देते, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय। मतलब कि आप लोग का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये ध्यान से देखिए जी, √3 बेटा √12 दिया है, तो आप लोग कहेंगे अभी हम आपको समझाए कि 3 से 12 4 बार में कटेगा, यानी कि √1/4 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल 1/2 होगा, तो ये बटा में चेंज हो गया, मतलब परिमेय होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही है। आप लोगों से उम्मीद है टिक आउट कर लिए होंगे। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है जी, तो x² = -3 के शून्यक होंगे। तो आप लोग को बता दें कि यार शून्यक निकालना है ना, तो क्या कीजिए जी, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव है, बराबर में 0 कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए -3 जो है वो 0 के माने बराबर को उस साइड जाएगा, तो x² बराबर क्या निकलेगा जी, 3 निकलेगा। और जैसे ही स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में आएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा जी, प्लस माइनस लगेगा। मतलब क्या चाहिए, एगो प्लस में √3 एगो माइनस में √3, ठीक है। आप लोग ऑप्शन अगर देखेंगे तो यार इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, क्योंकि देखिए एगो में प्लस ला के दिया, एगो में बिना प्लस का दे दिया है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन क्या है जी, बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर परीक्षा में मान लीजिए कि दो को ऑप्शन सही दे देता है, तब क्या कीजिएगा, बोलिए क्या कीजिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बी में भी वही सेम ऑप्शन दिया है और सी में भी ऑप्शन सेम दिया है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, तो किसको टिक आउट कीजिएगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन उसी को टिक आउट करेंगे जो शुरू में पहले आएगा, यानी कि ए बी सी सीक्वल देखिएगा कब कौन सबसे पहले सही हो रहा है, सी वाला पहले सही है कि पहले बी वाला सही है। तो पहले बी वाला सही है तो बी वाला को ही टिक आउट कीजिएगा, सी वाला को छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि डी और सी दोनों सेम सेम होता तो किसको टिक आउट करते, हम सी को टिक आउट करते, क्योंकि डी से पहले आता है सी। क्लियर है। तो दो को ऑप्शन अगर सेम टू सेम मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे जी, जो सबसे पहले आता है सही ऑप्शन उसको टिक आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों सही दिया है तो पहले बी आता है तो पहले बी को ही टिक करेंगे, यानी कि बी को सही माना जाएगा। क्लियर है मेरा बात। जो 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन थोड़ा देखिए ना, देखते हैं। -7 भी में दिया है y² + √2 और सी में देखिए ना एकदम टपाक देकर मिल गया का चीज़ 3√x। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 3√x है, ये बहुपद होने देगा जी नहीं। काहे से किसको जब सही चेंज करेंगे घात में तो 3x⁻1/2 आ जाएगा। क्लियर है। कहने का मतलब है कि 3x⁻1/2 ये जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, और हमको बहुपद होने के लिए क्या चाहिए जी, चर का जो घात है यानी कि पावर है यानी कि डिग्री है वो क्या होना चाहिए जी, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस में भी होना चाहिए और पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी गिनती की संख्या में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। है बाटा दशमलव रूट ये सब में नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे क्या चीज़ बहुपद है। अगर बटा उटा में आ गया मतलब बहुपद नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी को टिक आउट कर दिए होंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए। अच्छा, रेखीय का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिए कि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात, अधिकतम सबसे ज़्यादा पावर कितना हो जी, 1 हो। अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे जी कि रेखीय बहुपद है, चाहे रैखिक समीकरण है। अगर बराबर में 0 दिया है तो समीकरण मानेंगे, 0 बराबर नहीं दिया है तो क्या चीज़ हम लोग बहुपद मानेंगे, यानी कि बराबर उसमें ना हो तो बहुपद, बराबर हो तो समीकरण। ठीक है, नाम तो सेम ही रहेगा रैखिक, क्योंकि पावर कितना है जी, 1 है। तो ऑप्शन ए को आप लोग देखिए ध्यान से, क्या दिया है जी, 2x - 5 दिया, तो यहाँ पे x का घात अधिक से अधिक कितना है जी, तो 1 है। तो यानी कि 1 ही तो घात हमको चाहिए, तो बिना कुछ देख ले ऑप्शन ए को टिक आउट कर देंगे, क्योंकि बाकी में हमको जानते हैं क्या चीज़ सही नहीं दिया है। देखिए कोनों में 3 दिया है, कोनों में 2 दिया है, कोनों में 2 दिया है। ठीक है, तो ये बहुपद तो रैखिक नहीं हो सकता, क्योंकि पावर 3 2 तो नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए जी, 1 चाहिए। आगे बढ़ जाएं तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी, देखो बहुपद दिया है, फंक्शन दिया है x², ठीक है,
प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कह रहा है कि एक बेटा अल्फा जो एक बेटा बीटा ज्ञात करना है। मतलब आपका सूत्र बताए हुए थे कि माइनस बी बटा सी, ठीक है। तो माइनस बी बटा सी, तो बी के जगह पे देखिए, बी के जगह पे क्या है जी, देखिए ए बी सी, तो बी के जगह पे क्या है जी, एक है, कुछ भी नहीं तो क्या है जी एक, तो माइनस एक, और सी के जगह पे क्या है जी एक है, मतलब कि नीचे एक का कोनो वैल्यू नहीं है, तो माइनस एक ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लिए होंगे। आगे बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। क्या दिया है जी, तो ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 है। अगला समीकरण दिया है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 दिया है। इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ए का मान निकालना है, तो अद्वितीय हल कब होता है जी, तो आप लोग चीख कर चिल्ला कर कहेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। कहने का मतलब है a के बटा में 6 रखें, ठीक है, और ये बराबर नहीं होगा किसके जी, माइनस ए, देखिए वाई के गुना में कुछ नहीं थे, एक है, तो माइनस एक बटा कितना जी, माइनस 2, ठीक है। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है, ठीक है। आप लोग को बताए हैं, वो पहले वाला जो वीडियो सब डाले हैं ना जी, उसमें ये वाला बात का चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, थोड़ा सा 6 जो है नीचे है, तो इस बटा के नीचे है, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, गुना में हो जाएगा। तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, यानी कि ये बराबर नहीं हो सकता किसके जी, 3 से। भाई माइनस माइनस तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से भाग देते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 से 6 3 बार में कटेगा, यानी कि ए जो है 3 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी, यानी कि एगो जो 3 के बराबर अगर 9 रखे मान, तो बाकी हर मान पे आएगा जी इसका अद्वितीय हल आएगा। कहने का तात्पर्य यही है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना, क्या है जी, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू ए माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया जी, 20x प्लस 10y और माइनस ए बराबर 0 देता है। माइनस ए को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में ए हो जाएगा जी। हम दोनों को सेम टू सेम कर लिए, कोई दिक्कत। इसका कह रहा है कि अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल मतलब क्या चीज़, कि तीनों इसका a1 बटा a2 बराबर होगा, b1 बटा b2 बराबर होगा, c1 बटा c2, इसका तीनों बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम कंपेरिजन करते हैं b1 से ही, ठीक है, b1 b2 से ही कंपेरिजन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन अगर देखेंगे ना जी, तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या है जी, देखिए 10 का दुगुना है 20, ठीक है, 5 का दुगुना है 10, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मान रख दे कि यहाँ पे दुगुना हो जाए, तो ठीक है। देखिए ये 5 माइनस में करना है। अगर यहाँ पे ए का मान हम लोग 10 करते हैं, थोड़ा सा देखिए ऑप्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस में 10 रख के चेक करते हैं। काहे हम किए, क्योंकि मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा शार्प है। कैसे कर दिए, अगर 10 रखते हैं तो देखिए 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा जी, 5 इधर आएगा, और यहाँ पे ए का मान 10 है, जो कि 5 का दुगुना हमको दिख रहा था, ठीक है। तो यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ए का मान कितना देख लिए जी, 10 चेक कर लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसे नहीं कर सकते तो करना कुछ नहीं है। देखिए ना, हमारा बतवा ध्यान सुनिए, 5 बटा 10 है, तो इसको कर लीजिए, हमको बराबर से ना मतलब है जी, तो b1 बटा b2 बराबर कर लेंगे c1 बटा c2 के, तो a माइनस 5 बराबर हो जाएगा किसके जी, a के। तो हम देखिए a में 5 से गुना करेंगे तो 5a आएगा, और 10 में a से गुना करेंगे तो 10a, और 10 पचे 50 माइनस में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10a को इधर लेके आएंगे तो 5a में से 10a घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5a आएगा, बराबर में माइनस में 50, और 5 से माइनस 5 से कटेगा कितना बार में, 10 बार में कटेगा, दोनों जगह माइनस है तो खत्म हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो a का मान कितना है जी, 10। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो माइंड वाला ही ज़्यादा बढ़िया है। खाली दुगुना तो देखना था, तो दुगुना हम देख लिए ना ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाएं तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर में कितना दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पे कह रहा है कि 5x प्लस ky इज इक्वल टू में 15 दिया है। क्लियर है। कह रहा है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हाई 1 का 5 गुना है, 1 का क्या है जी 5 गुना है, हाई 3 का 5 गुना है, 3 पचे 15, तो पक्का 2 का 5 गुना ही तो होगा, तो 2 पचे 10, यानी कि k का मान क्या होगा जी 10 होगा। आप लोग इसको टिक आउट कर लिए होंगे क्वेश्चन देखते देखते ही। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
आगे बढ़ जाए, खाली अनगिनत यानी कि सेम रेशियो देखना है, सेम रेशियो। अभी तो पता है सेम रेशियो, अनगिनत में क्या होता है जी, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, सेम रेशियो देख लिए, क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो 24 नंबर नहीं 23 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यार तो कितना बार बताए हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु कॉमन आएगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। और इस कंडीशन में A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि वह बिंदु दोनों समीकरणों का एक क्या होगा जी, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का सब उसका हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का आप लोग टिक आउट कर लेंगे, क्लियर है। एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो अब क्या चीज अद्वितीय हल, अगर समांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं, और क्या चीज अगर एक पर एक आ जाएगा तो अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। संपातीय कंडीशन में क्या होगा जी, अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन होता है, आप लोग रट जाइए उसको, बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो प्लीज जाके वो सब वीडियो देखिए प्लीज, ठीक है। अगला देखते हैं जी, 24 नंबर क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना का हल समुच्चय है। तो समीकरण में क्या दिया जी, तो x + 2 इंटू में दिया है 3x - 1। तो जो गदह होगा ना जी वो भी पढ़ के कह देगा क्या चीज़ कि एगो -2 होगा, एगो का मान 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कैसे निकाले, तो आप लोग जानते हैं कि अगर ऐसा दे दे, ठीक है, तो इसके बराबर भी 0 कर लेते हैं, यानी कि x + 2 के बराबर भी 0 कर लेंगे, और इसके बराबर भी क्या कर लेंगे जी, 0 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस में जो 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए x का मान निकालना है तो -1 उधर जाएगा तो +1, x से गुना में 3 है तो कहाँ चल जाएगा जी, बटा में, यानी कि 1/-2 दोनों क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 का हल के मूल होंगे, ठीक है। तो मूल कौन सा संख्या होगा, ऑप्शन का देखिए पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत। तो आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है, देखिए x² का मान इतना दिया है, ठीक है। तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा तो ±√ होगा, और रूट वाली संख्याएं क्या होती है जी, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आप लोगों ने पहले वाला जो वीडियो है नहीं देखे हैं तो पार्ट 8 तक पक्का जाके देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका उसमें पक्का समझ में आ जाएगा, कैसे सीखना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को हम बताएं कि कौन सा चैप्टर से कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि यहाँ पे आई बटन के लिंक पे आ रहा होगा, तो उसको भी प्लीज़ जाके देख लीजिएगा प्लीज़, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा और किस किस टाइप का पूछेगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एग्जाम देने से पहले। तो आप लोग का एग्जाम 17 फरवरी को है, रगड़ दो।